अस्सलाम वालेकुम नॉवेल लवर्स। तो आज हम निम्रा अहमद का नावल जन्नत के पत्ते पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे सियाह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसे ही थीं, सियाह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफेद साफ और चिकना सा। वो उसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहरिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में जरा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतजार करते हुए इसी मस्तरब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाएं तरफ से फिसलती रेटे पीछे की। चंद सेकेंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के सामने लाई तो उसके बालों के चंद लेटे फिसलकर फिर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं, लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी वो बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फोन साइड टेबल पर रखा हुआ था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज ने जरा इत्याश पैदा किया। उसने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था तभी वो बेहद खुशी से चहकी। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लेट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिया। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाजों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो गई है। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो गई। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो तुम। वो आर्म ड्यूस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी इसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा। जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन की मेल आई है, तुम भी फौरन चेक करो। तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने शिबांजी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली थी। बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए इसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल शिबांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर से ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों स्कार्फ नहीं लेती। इसी पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद इसका वहम था। वो सर झटक कर फोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नींदराज होकर बताने लगी। परमिशन का तो कोई मसला नहीं है, अब बस स्पेन जाने की इजाजत ना देते। मगर तुर्की में सबीन फुप्पो रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफी में सिर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजन्स बहुत एक्साइटेड हैं, खानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाओ, जाकर मेल चेक करो। मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलिमात बोलने के बाद इसने फोन तकिए पर उछाल दिया। फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। नंगे पांव चलते लाउंज से किचन में आई। सिया कमीज और खिल ट्राउजर में इसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गईं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फिसल कर सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रेक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखी सफेद चीज पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफेद अधखुले गुलाबों का बुके था, साथ एक सफेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे इसको सूंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक उसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताजा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उसके पते वाली जगह पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं लिखा था, बस कोरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर एक रोज कबल
कबल की तारीख लिखी हुई थी। इसको तो कभी किसी ने यूँ फूल नहीं भेजे थे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। इसमें एक मोटा कागज था। इसने 2 उंगलियां डालकर कागज बाहर निकाला। सफेद कागज, बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर ना डिजाइन। बस इसके वस्त में 2 लफ्ज लिखे हुए थे, वेलकम टू सिबांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सिबांजी जा रही हूँ? खत पे तो 1 रोज कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये खत सिबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पर लोकल कोरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का गिलास वहीं स्लेब पर रखकर बुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाजा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। है मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने अध खुले गेट को धकेलकर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा है। हमारे डिपार्टमेंट में से और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खतीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओ, उसे वाकई अफसोस हुआ था। ज़ारा से उसकी अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशियत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट, इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे की साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? उसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर था। हमरंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो, जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है? हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे शख्स से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा से इसकी ज्यादा मुलाकात नहीं थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है, ऐसे वैसे नहीं है। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाये में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो इसके गेट पर हॉर्न किया करती थी। अब भी जोर से हॉर्न दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउजर और हमरंग दुपट्टा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया। हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाजा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़कर इसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाजत देते तब ना, उसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। है ने तादीबी नजरों से ज़ारा को देखा कि पहले सांसें कमतरी में मुब्तला इरम मजीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों है। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीनें रखनी नहीं थी। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा जरा भी सुलेमान चचा जैसे नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। इसने खौफ छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी है, मगर पूरी आस्तीनों के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी? वो मुँह बसोरे फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियां ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गईं। ये गोल्डन वाला जूता जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नजर में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकालकर इसके सामने किया। वो जमीन पर पंजों के बल बैठा था और वो दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दूं मैम? बहुत मुअद्दिब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने इसे यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी उसके हाथ से मिस हो रही। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। उसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ है और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी। ये सामने बड़े सटके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शॉपर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार के हक्का लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी। हया दिल कर रहा था इसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी ज़हनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। तनफ्फुर से नाक चुकेरती गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी जब करीब ही से आवाज आई। तो इतना बंद सवर के मत बाहर निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मेमर खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटे हुए। नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर सीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा इसको कोहनी से थामे हुए वहाँ से ले आई। तभी
इरम सामने से आती दिखाई दी। उसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। उसने कोई खास शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो उसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कूप चली आई ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं जरा बेकरी से कुछ ले आऊं। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना ही मजा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम खासी कॉम्प्लेक्स लगती है ना? इरम दूर हो गई तो ज़ारा इसकी तरफ मुड़ी। और तुम उसके कॉम्प्लेक्स को हवा दे रही हो। वो उल्टा उस पर खफा हुई। ताया फुरकान सिर्फ स्कार्फ की सख्ती करते हैं, वो बस इस बात पर खुद तरसी का शिकार है और तुम भी उसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी, अब उसको भी यही समझना है कि ख्वाह की खुदतरसी से निकल आए। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की की ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी न था कि कभी जा सकूंगी। उसकी आवाज में आज झरने की खुशी तरह आई थी। ज़ारा और वो LLB के 5वें साल में थी। इनके 7वें सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोपिया और एशियाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो इसकी तुर्की की सिबांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा और एक हस्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया। बलागिर सिबांजी ने इसका इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके इसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहाँ इसके मज़ामीन तो न थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। सो 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी, फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। इतना मजा आया है, कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हमसफर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफर कितना खूबसूरत हो जाए। हम सफर कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियां सिबांजी जा रही हैं और फिर हम ठहरी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालियां। वो खतीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, उससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खतीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। इसने स्लश के ग्लास पकड़े, ज़ारा के इसको थमाया, इरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना भूल गई। इसके इल्म में ना रहा। दफतन ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या हुआ? आवाज खराब है। 1 मिनट। ज़ारा के फोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का ग्लास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। हया अपने ग्लास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंडो स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माय ब्यूटी, कोई एकदम से इसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली, जरा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी बालों का जूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोहनियों, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। डॉली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सिरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। उसे कराहियत सी आई। अच्छा सोनियो, जरा बात तो सुनो। इसने अपना चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लश का भरा ग्लास इसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ मुंह पर गिरी तो वो बिलबिला कर पीछे हुआ। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर कर लिया। सुनो जी, वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से उसकी आवाज कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कपकपाते हाथों से उसने इंजन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डॉली नामी ख्वाजा सिरा अभी तक वहीं खड़ा था। वो इसके पीछे नहीं आया था। अब वो गाना भी नहीं गा रहा था, बस खामोश गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उससे बेख्तियार झुरझुरी सी आई। कहाँ रह गई हैं दोनों? उसने झुंझलाकर हॉर्न पे हाथ रख दिया, फिर गर्दन मोड़कर देखा। वो अभी तक उसी को देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। उसने कपड़े भी डिनर की मुनासबत से पहने थे, मगर जूस झलकने की वजह से जरा दाग पड़ गया था। उसने जल्दी से इतना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया। इसे रह रहकर ख्वाजा सिरा याद आ रहा था। इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। उस ख्वाजा सिरा की निगाहें और अंदाज, इसको फिर से झुरझुरी आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पाँव किसी चीज से टकराया। वो गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफेद अधखुले गुलाबों का बुके पड़ा था, साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीजें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। अंदर वही सफेद बेसतर चौकोर कागज था। इसके वस्त में उर्दू में लिखा हुआ था, उम्मीद करता हूँ आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। उसने लिफाफा पलट कर देखा। उस पर और कुछ नहीं लिखा था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज की मोहर लगी थी। ये कौन था और क्यों इसे फूल भेज रहा था? वो खत और बुके कमरे में रखकर नए सिरे मामले से उलझती बाहर आ गई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कजन्स लाउंज में बैठे थे। एक तरफ ख्वातीन खुशगपियों में मसरूफ थी, मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इसके खानदान में कजन्स की बेतकल्लुफी को बुरी नजर से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान तमाम बहन भाइयों में बहुत सख्त है और इनकी सख्ती सिर्फ इरम के स्कार्फ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने तक थी। इरम और बाकी कजन्स भी घर के कजन्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी वेमन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ,
दूसरे चचा और खुद सुलेमान साहब अपने बच्चों की शादियां मिक्स गैदरिंग में करेंगे। इनका खानदान ज्यादा बड़ा नहीं था, वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे, दाऊद, फर्क और इरम और समी इनके बच्चे थे। फर्क मेडिकल कर चुका था और आजकल पॉली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल बड़ा था और समी फर्क से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के बाद सुलेमान थे। इनकी एक ही बेटी हया और बेटा रोहेल था। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद चचा थे, इनकी बड़ी 2 जुड़वा बेटियां महूश और सहरिश थीं। फिर बेटा रजा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना A लेवल कर रही थी इस वक्त, रोहेल के अलावा जो कि अमेरिका में था और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था। बाकी सब कजिन्स लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम ढोलक बजा रही थी। इसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ताया यहाँ आ जाते तो फौरन दुपट्टा सर पर ले लेती। वो महूश सहरिश के साथ सर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे इन पर फिक्र उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन, वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई इनके करीब आकर रुकी। सबकी नजरें इस पर रुकी। सफेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन के हर उठी निगाह में सताइश उभर आती। हया कैसी हो, आओ इन लड़कों को हराते हैं। बैठो ना। बहुत सी आवाजें से टकराई। इसने कंधे उचकाए और कहा, पहले मैं साइमा ताई की किचन में मदद करूंगी। उसने इरम की अम्मी का नाम लिया था जिन्होंने इसको आता देखकर फौरन किचन का रुख किया था। साइमा ताई ने यकीनन इसको नहीं देखा था वरना फौरन बुलवा लेती। इरम से ज्यादा समझदार तो बकौल इनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबिदा चच्ची भी किचन में चली गईं। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा मैं जरा ताई की मदद करवा दूं इनको अपनी तरफ देखता पाकर उसने कहा तो इन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। वो राहदारी से गुजरकर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी साइमा ताई की तेज आवाज इसकी समात से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं हूँ ना ये सारे रंग ढंग किसके लिए हैं। एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही हैं? तभी मैं कहूँ भाभी ये रजा क्यों हर वक्त हया हया करता रहता है। ये आबिदा चच्ची थी, वो इसके बारे में कह रही थी। पिछली दफा जब हम सुलेमान भाई की तरफ खाने पर गए थे तो किस तरह नुक्सुक से तैयार फिर रही थी। तब से रजा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फन आता था। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने और फुरकान ने। वो तो अड़ ही गया था कि शादी करूंगा तो हया से, मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि ऐसी बेपर्दा और आजाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत खराब करनी है, तब कहीं जाकर वो माना। और अब ये फर्क को पता नहीं क्या हो गया था। क्या करूं इस लड़के का। अब वो फिर कील कांटों से लेस होकर आ जाएगी और इसके जाते ही फर्क जिद लगाकर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है, मजाल है घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले। साइमा ताई बहुत फख्र से कह रही थी और वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाते खड़ी थी। इसे लगा कि इसने मजीद कुछ सुना तो इसके असाब जवाब दे जाएंगे। बदिक्कत अपने वजूद को संभालते वो वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फर्क की निगाह इस पर पड़ी तो इसको राहदारी से आता देखकर उसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब सी शक्ल और सूरत का था फर्क और टफ रूटीन की वजह से उसका रंग मजीद सांवला हो गया था, मगर मसला उसकी वाजिबी सूरत और हया की बेपर्दगी का नहीं था। असल बात सब जानते थे तो फिर रजा और फर्क ने ऐसा सोचा भी कैसे। वो एक स्पॉट निगाह फर्क पर डालकर सोफे पर फातिमा बेगम के साथ आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो बदिक्कत खुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमईन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी जिनका हया मेरी जान कहते मुंह न थकता था। और फुरकान ताया की तो वो बड़ी बेटी थी, मगर इनके दिल में ऐसे ख्यालात थे ये वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल वो भी फर्क या रजा ने भेजे थे। मगर जब पहली बार इसको फूल आए थे तो फर्क शहर से बाहर था और रजा तो इस्लामाबाद में ही था, मगर इनमें से किसी को इसके सिबांजी सिलेक्शन का पता नहीं था। शायद जब वो ज़ारा को फोन पर बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था उसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली थी और इसने फूलों के साथ खत लिख कर रख दिया होगा, मगर कोरियर पर तो एक दिन पहले की मोहर लगी हुई थी। शायद इसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की होगी। मगर इस तरह के झमेलों में फर्क और रजा जैसे जॉब वाले मसरूफ बंदे क्यों पड़ेंगे भला। इसका दिल कह रहा था कि फूल भेजने वाला कोई और ही है। खैर दफा करो, जो भी हो, इन दोनों का दिमाग तो मैं अभी ठीक करती हूँ। वो तेजी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली आई। इरम, इसने अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बांधे हुए इरम को मुखातिब किया तो सब रुककर इसको देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन पुप्पो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कनखियों से इसने फर्क और रजा के चेहरों को मान पड़ता देखा। सुलेमान चचा को कार्ड दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा और सबीन पुप्पो को अब्बू ने फोन करके कह दिया था। क्या सबीन पुप्पो आएंगी? आना तो चाहिए, करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है। उसने करीबी रिश्ते पर जोर डालते हुए फर्क और रजा पर एक नजर डाली। इनके चेहरे फीके पड़े थे और दोनों ही सोच में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले इसको बुलाया। हया मेरी जान, तुम तो समझदार हो। ये इरम तो बस तुमने टेबल पर ख्याल रखना है। जैसे ही कोई डिश खाली हो या आधी हो जाए तो फौरन जफर को आवाज दे देना। ठीक? श्योर ताई, मैं ख्याल रखूंगी। वो बदिक्कत मुस्कुराती हुई सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सैलेड का प्याला हाथ में लिए अब्बू और ताया फुरकान की तरफ आई जो अपने धुन में बातें कर रहे थे। उसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान ने मुस्कुराते हुए सलाद अपनी प्लेट में निकाला। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे और शॉल ली थी। बारोब चेहरे पर मूंछें। सुलेमान साहब इनके बरक्स क्लीन शेव डिनर सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दोनों की सोचें इनकी हुलियो जैसी थी। अब्बा आप भी लेना। सुलेमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद इसकी शक्ल देखकर याद
खाया था। सुलेमान साहब का चमचे से सलाद भरता हाथ जरा सुस्त पड़ा और चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने चमचा प्लेट में पलटा कर दिया था। इनके लहजे में काट थी जो हया के लिए नई थी। अब बस सबीन फूफो शादी पर आएंगी, वो पूछे बिना ना रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो आज आ चुकी होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ कुछ दफा मिलने आई हो वो अब भी ना आए तो बेहतर है। फुरकान ताया भी दंग रह गए। सुलेमान क्या हुआ है? थैंक यू बेटा, सुलेमान साहब ने हया को कहा। इसका मतलब था कि अब तुम यहाँ से जाओ, और वो इशारा समझकर सर झुकाते वहाँ से आ गई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज पर रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठा ली, मगर अब कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो पप्पो के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? फिर इससे रहा नहीं गया, वो अपनी प्लेट उठाकर सैतून के साथ खड़ी हो गई, जिसकी दूसरी तरफ अब्बा और ताया खड़े थे। बज़ाहिर अपनी प्लेट पर नजर झुकाते एक कान इन दोनों की बातों की तरफ थे। हया के लिए लगारी ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया है। सुलेमान साहब ने अपने दोस्त का नाम लिया तो हया के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट तरस गई। ये क्या कह रहे हो? फुरकान ताया शिशिर रह गए। भाई इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पर आएगा तो मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछकर हाँ कर दूं। मगर सुलेमान ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? बाप हूँ उसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राजी है और मुझे यकीन है हया को कोई एतराज नहीं होगा। और जिहान का क्या होगा? कौन जिहान? सुलेमान साहब ये अक्सर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा सबीन का बेटा, जिससे तुमने हया का निकाह किया था। तुम कैसे भूल गए हो? वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो गई है। बेवकूफ़ी की थी मैंने सबीन पर एतबार करके, अपनी बच्ची का निकाह कर दिया। 21 वर्षों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि निकाह का क्या होगा? 6 माह में एक बार फ़ोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। और आपको वाकई लगता है कि वो लोग रिश्ता कायम रखना चाहते हैं? अगर सबीन तो सिकंदर की वजह से। तुम तो जानते हो उल्टे दिमाग का इंसान है। मैं कैसे मान लूं कि अपने मगरूर और बददिमाग शौहर की वजह से निकाह को भूल गई? इतने बरस बीत गए, उसने एक बार भी इस शादी की बात मुंह से नहीं निकाली। मैं इससे क्या उम्मीद रखूं? मगर जिहान तो अच्छा लड़का है। तुम उससे मिले तो थे जब पिछले साल तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जिहान सिकंदर अच्छा लड़का है। माय फुट, इन्होंने बहुत तल्ख होकर कहा। इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुर्की में पैदा हुआ है, ना इसको उर्दू आती है ना पंजाबी। और कभी इसने मामू का हाल पूछा है, कभी फ़ोन किया है? भाई मैं ये सब भूल जाता, मगर पिछले साल मैं तुर्की गया तो यकीन करें भाई मैं 18 दिन वहाँ रहा। रोज़ सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो खैर अलग बात है, मगर जिहान आखिरी रोज़ मुझे मिला, वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब इसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर सोचने के बाद इसको याद आया कि मैं इसका दूर परे का मामू लगता हूँ। वो मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस, और पूछने लगा कि पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलियत मौजूद है। फिर उसका फ़ोन आया और वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने का ना सोचता अगर मैं उस रोज़ एक तुर्की लड़की को जिहान के साथ उसके घर ड्रॉप करते ना देखता। जब मैं फ्लाइट से कबल सबीन को खुदा हाफिज कहने गया था, इस लड़की के साथ इसकी बेतकल्लुफ़ी अल्लाह मान। वो सिकंदर शाह का बेटा है और वो अपने बाप का ही परतू है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर इनके बरअक्स निकला तो वैसे ही जिहान भी अपने बाप के बरअक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा, और वो उसी मगरूर आदमी का बेटा है। हया कौन है? इसका इनसे क्या ताल्लुक है? ये बात ना जिहान को याद है ना सबीन को। सबीन तो अभी जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती इनके घर भेज दूं क्या? खैर कल वलीद से मिलवाऊंगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा मैं हया की इधर शादी कर दूंगा। हया में अब मजीद सुनने की ताब न थी। वो सफेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती इनसे दूर हट गई। जिहान सिकंदर को उसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन से उसने अपने और उसके रिश्ते से मुतालिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन वो पाकिस्तान आई और फरज जज्बात में अपने 8 साल बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाई ने अपने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साल जिहान इनके साथ था, फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए, वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और इस विजिट के बाद सबीन पुप्पो भी नहीं आई। न कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, न खत लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो इनसे राब्ता कर लेता। राब्ता न होने के बराबर था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर करता था जिहान सिकंदर भी तो उसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर किसी के पास कुछ नहीं था। इरम वगैरह इसे फेसबुक पर सर्च करते करते थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जिहान सिकंदर इनको नहीं मिलता था। शुरू के चंद दिन पप्पा बहुत फ़ोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन इनका आ जाता, 3 माह में एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूँ 6 माह में 2 दफ़ा सही बात हो जाती। रस्मियाँ लेख से लेख, मौसम का हाल अहवाल, सियासत पर बात और अल्लाह हाफिज़। इन तमाम बातों के बावजूद वो खुद को ज़हनी तौर पर जिहान से
वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी इसके पास महफूज थी। 8 साला भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत लड़का जिसको उसने कभी अपने रूबरू नहीं देखा था, और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज उसे रह रहकर जहान पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी बेरुखी के बायस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बन गया था। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर खत्म हो जाए तो वो तुर्की जाएगी और उनको जरूर ढूंढेगी। हया हया किधर हो? वो लॉबी में आवेजा आईने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी, एक नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था, सब बाहर जाने की जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी, जो माथे पर सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी चूड़ियां कनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इनकी आवाज में खुशी की रमक थी। वो चौंक कर इनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या पुप्पो आ गई थी और इनका मगरूर बेटा भी? किधर है अब्बा?